थोड़ा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो क्लास चल रही है हम लोगों का क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्रकाश का प्रतिबिंब के बारे में, उसमें हम लोग का स्थिति यह थी कि कंडीशन कहाँ पर था, प्रतिबिंब को जो है दर्पण के सामने कहाँ कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कैसे कैसे उसका प्रतिबिंब बनेगा। मैंने 6 कंडीशन बतलाया था। 6 कंडीशन में जो है उत्तल अवतल के बारे में मैंने बतलाया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे सटीक और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोगों का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं और बहुत ही कम समय में इसको जानेंगे और अच्छे क्वालिटी से इसको देखेंगे अपने नज़र से। माइंड को कांस्टेंट रखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल उत्तल का उपयोग, उनके अंतर, ठीक है, उसमें क्या अंतर होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और आगे भी इसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। और मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा लंबा तो गया था, लेकिन वो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। बहुत विशेष नॉलेज उसमें, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सारी नॉलेज जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। आप लोग खुद देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम चला होगा। और ये जो वीडियो होगा उसी टाइप से होगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ताकि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में इस प्रकाश का परिवर्तन जो मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम में आप लोगों का प्रश्न हो या क्वेश्चन हो तो वो आप लोग उसको सॉल्व कर ही आइएगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही है कि आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से ही पढ़ाया जाए। इसलिए कम समय जो है बहुत ही कम चल रहा है। देख ही रहे हैं आप लोगों का ये 7वां महीना चल रहा है। इस लॉकडाउन की कंडीशन ऐसा है कि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनकी जो है मन की भावना जो है बहुत ही वीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ही लोगों के लिए जो है ये प्रयासरत रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें घर पर। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग घर पर ही रहकर इसका लाभ उठाएं। कोचिंग क्लास तो देख ही रहे क्या कंडीशन है, कोचिंग क्लास तो सब बंद ही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई पर विशेष फोकस कर दीजिए। नहीं तो ये आप लोगों का टाइम जो है बहुत ही कम समय है। और जो 10th लेवल जो है आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा, हल्का में मत लीजिएगा। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ने का भी जो है वो मजाक में, पढ़ाई को मजाक में ले लेते हैं। तो हम इस टिप्स पर जो है कैसे पढ़ाई करना है, कैसे इसकी तैयारी करना है, मैंने इसके वीडियो बनाया है, ठीक है, कि 10th क्लास का लेवल क्या होता है, कैसे इसको पढ़ाई करने से कैसा मार्क्स आएगा। एग्ज़ाम तो सब लोग दे डालते हैं, प्रश्न सब लोग लिख कर आते हैं, लेकिन लिखने का भी तरीका होता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। यहाँ पर जो हम आप लोग को जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। आप लोग खुद समझदार हैं। मैंने इस पर जो है 1 घंटा का मैंने वीडियो बनाया है जो सिर्फ उसके बारे में मतलब कि लेक्चर ही दिया है। इसके बारे में बस इतना बताया गया है कि पढ़ाई को जो है कैसे करना चाहिए, 10th क्लास का जो है लेवल क्या होता है, 10th क्लास पढ़ने से क्या आप लोगों को प्रॉफिट होता है, इससे मतलब कि क्या कंडीशन होता है, आप लोगों के अंदर कैसी कैसी प्रवृत्ति, कैसी कैसी भावना इसके प्रति आती होगी। तो ये मैंने वीडियो बनाया है, ज़्यादा हम नहीं इस पर डिस्कस करेंगे। बस हम आते हैं अपने टॉपिक पर। और आज मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। तो आइए हम अपने शुरू करते हैं उत्तल और अवतल। तो यहाँ पर होगा
उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अवतल दर्पण तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो कभी भी आप लोग देखिएगा कि उत्तल और अवतल में अगर अंतर स्पष्ट करने का होगा तो कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उत्तल दर्पण इस तरह लिखते हैं, उत्तल दर्पण का अंतर इस तरह लिखते हैं और अवतल दर्पण, लेकिन उस तरह नहीं करना है। आप लोग क्या कीजिएगा कि उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। यहां पर है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो इसमें होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। साथियों, ये जो है आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड में उसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहीं पर इसको क्या कीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर कर अपनी मेमोरी में उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। पहला आप लोगों का है कि इसकी परिभाषा है, पहला कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी होती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बस ये होगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी होती है, धंसी होती है। ठीक है, धंसी होती है यानी कि वो क्या होती है, गहरी होती है, गहरी। तो ये तो हो गया पहला। इसी में आप लोगों को जब मालूम हो जाएगा तो इसी का अपोजिट होगा। जब ये धंसी होगी तो ये क्या होगा, उठी होगा। यानी कि उत्तल दर्पण की क्या हो जाएगी अंतर कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है, क्या हो, उठा होता है, उठा होता है या उभरी होती है, या उभरी होती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला अंतर। देखिए, धंसी होना यानी कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, देखिए ये धंसने का मतलब कि ये क्या हो गया, आप लोगों का परावर्तक सतह इसका क्या हो गया है, धंसा हुआ है, यानी कि इस तरह हुआ है। उठा हुआ यानी कि उभरा हुआ, उभरा हुआ का मतलब ये हो जाएगा कि देखिए ये क्या हो गया है आप लोगों का, उभरा हुआ है। तो ये उत्तल दर्पण में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, धंसा हुआ में। अब दूसरा डिफरेंट क्या है, आइए देखते हैं। दूसरा डिफरेंट है, इस अवतल दर्पण क्या कहते हैं, अभिसारी। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये तो फिक्स है, जब ये अभिसारी होगा तो ये तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपसारी। इसे क्या कहते हैं, अपसारी। इसे अपसारी
कहते हैं। ठीक है, अब आइए थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। देखिए इस अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा एवं बड़ा दोनों होता है। ठीक है, मगर इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि केवल इसमें क्या होता है, छोटा होता है। इसमें केवल छोटा ही होता है, केवल छोटा होता है, बस हो गया। बस जब ये याद कर लिए, जब इसको अपने माइंड में सेट कर लिए, आप देखते हैं कि अवतल दर्पण में छठवां जो कंडीशन होता है, पहला ही कंडीशन मैंने बताया था कि जब फोकस ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा, आभासी होगा, यानी कि सीधा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो उसी के अनुसार जब छोटा या बड़ा होगा तो इसमें केवल क्या होता है, छोटा होता है, बस जस्ट इसका क्या होगा, ओपोजिट होगा। अब आइए हम देखते हैं, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का बनता है। चौथा में क्या हो जाएगा आपका अंतर में, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक। रुको था, तो इसमें क्या होगा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमेशा क्या रहता है, हमेशा काल्पनिक ही रहता है, हमेशा काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक ही होता है। देख रहे हैं, बस आप लोग केवल 4 अंतर लेकर आइएगा और फुल मार्क्स पाइएगा। ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है और इसमें जो है अंतर में क्या होता है, ऐसे ही आप लोगों को लेकर आना है एग्जाम हॉल में, सेम टू सेम यही कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर। अब आइए पांचवा भी जो है आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होती है, बड़ा और छोटा दोनों होता है। अब आइए इसमें देखते हैं, इसका फोकस वास्तविक होता है और इसका क्या होता है, काल्पनिक होता है। देखिए इसी में सेम है, आप लोग वास्तविक होगा, वास्तविक जब होगा तो यानी कि उल्टा होगा, काल्पनिक यानी कि सीधा। काल्पनिक का ही मतलब होता है क्या, सीधा, प्रतिबिंब जो होगा सीधा बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। मैंने बताया है कि काल्पनिक और आभासी में अंतर क्या होता है, अंतर कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, यही है आप लोगों का उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। तो पहले अवतल दर्पण का पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यूज ऑफ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यूज ऑफ CON, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। तो अवतल दर्पण तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अवतल दर्पण पढ़ लिया, उसमें अंतर भी पढ़ लिया, लेकिन उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, व्यापारिक रूप में या कहीं भी उसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये तो जानना जरूरी है ना। जैसे मार्कर तो हमने जानते हैं कि मार्कर है,
लेकिन इस मार्कर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, यूज कहाँ कहाँ होता है, ये भी तो जानना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए इसी माध्यम से हम जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग और बहुत ही सरल भाषा में। तो सबसे पहले आप लोग पहला इसका उपयोग होगा हजामती। ठीक है, क्या होगा? हजामती। हजामती के रूप में, हजामती के रूप में आप लोग देखे होंगे, कोई भी बाल कटवाता होगा, दाढ़ी को बनवाता होगा, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उसमें जो होगा आप लोगों का अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होगा अवतल दर्पण होगा हमारे चेहरे का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा, काल्पनिक। ठीक है, और सबसे बड़ा बनाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में। तो कहीं भी आप लोग जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि हजामती के रूप में पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का रोगियों का कान, नाक, गला चेक करने में। ठीक है, देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि रोगियों को कान, नाक, गला इत्यादि की जांच करने में, यहाँ तक कि सोलर कुकर में भी होता है। सोलर कुकर, कुकर, ठीक, कुकर, सोलर कुकर है। रोगियों मेरे मतलब कि कान का, नाक का, गला का जांच करने के लिए अंदर तो कोई मतलब कि झांक कर देखेगा नहीं, तो इसमें कोई दर्पण का जहाँ पर प्रकाश होगा वहीं पर तो हम देख सकते हैं किसी वस्तु को। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें कैसा यूज होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब आइए सोलर कुकर का। तो सोलर कुकर का भी यूज होता है। आप लोग सोलर कुकर शायद बहुत कम देखे होंगे, अब तो मतलब कि सोलर कुकर का ज़्यादा यूज हो नहीं रहा है। पहले मतलब इसका यूज होता था, अब तो प्रेशर कुकर आ गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, सोलर कुकर यूज कहाँ पर होता था? देखिए, सोलर कुकर यानी कि सोलर यानी कि सौर ऊर्जा। आप लोगों ने देखा होगा सौर का मतलब होता है सूर्य, ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा निकले उसी का उपयोग हम करते हैं सोलर कुकर। ठीक है, कुक मतलब होता है भोजन पकाना, कुक से क्या हो गया है? कुकर हो गया है। तो इस सोलर कुकर का यूज कहाँ पर हम कैसे करते हैं? सोलर कुकर का यूज जो है हम लोग अवतल दर्पण से ही करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेन जो फोकस होगा, ये सूर्य की प्रकाश जो यहाँ पर पड़ेगी और ये परिवर्तन होकर इस पर यहाँ पर जो होता है एक प्लेट होती है, प्लेट मतलब लगी रहती है, इसी के नीचे हम क्या करते हैं, अपना हमारा भोजन पकता है। तो सोलर कुकर में क्या होता है कि प्रकाश को एकत्रित करता है और एकत्रित करने के मतलब को ही एकत्रित जब वो करता है उसी को तो हम बोलते हैं क्या? अभिसारी। यानी कि अभिसारी हम लोगों ने क्यों बोला, अंतर में मैंने पढ़ा था कि अभिसारी। ठीक है, तो अभिसारी मैंने इसलिए बोला कि अभिसारी दर्पण क्या होता है? अभिसारी का डिफिनेशन होता है कि जो प्रकाश जो होता है एक बिंदु पर आकर मिलती है। जब सोलर कुकर में एक बिंदु पर प्रकाश किरण मिलेगी तभी तो एक जगह एक ऊर्जा को एकत्रित करेगा, और जब एक जगह ऊर्जा को एकत्रित करेगा तो प्रकाश जब ऊर्जा एकत्रित करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर हीट होगा, और जब हीट होगा तो भोजन तो पकेगा ही, बिल्कुल पकेगा। तो मैंने इसीलिए मैंने नाम दिया था कि अवतल दर्पण जो होता है क्या है, अभिसारी होता है। तो मेरे प्यारे से थे, और कोई दूसरा वजह नहीं था, वजह होने के कारण सोलर कुकर ही है। और सारे मतलब कि बहुत सारे यूज होता है इसका। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं इसके भरे पड़े हुए हैं। तो अब दूसरा क्या होगा, आइए हम देखते हैं। अब इसमें हम करते हैं सर्च लाइट। तीसरा होगा
सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट हो गया गाड़ियों के अग्रदीपों में। देखिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ा सा हेडिंग याद कीजिए और बाकी जो है अपने आप से लिख डालिए। अब अगर मान लीजिए कहेगा हजामती के रूप में, तो आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहेगा तो आप लोग यही तो लिखिएगा, हजामती के रूप में करेंगे, रोगियों को कान नाक गला चेक करेंगे। अब तो वजह तो पूछ नहीं रहा है, झूठ मूठ काम उतना लंबा क्यों बढ़ाए, मेरा टाइम लॉस होगा, तो बस यही लिखना है। ठीक है, बस यही सब ध्यान में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं सर्च लाइट गाड़ियों के अग्रदीपों में। ये सर्च लाइट अग्रदीप का मतलब होता है आगे। जो गाड़ी होता है वो क्या होता है, आगे जब फोकस करता है तो वहाँ पर क्या होता है, पैरेलल जाता है, सीधा आ जाता है। ठीक है, तो उसके हम गाड़ियों के किस में यूज करते हैं, सर्च लाइट यानी कि अग्रदीपों में करते हैं। ठीक है, तो इतना जो है आप लोगों के लिए क्या है, काफ़ी है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, देखिए ये रोगियों को नाक कान गला चेक करने में, ये तो आप लोगों का ये कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड हो गया। तीसरा भी कर सकते हैं क्या, सोलर कुकर में। ठीक है, तीसरा भी कर सकते हैं, एक पार्ट आप लोगों का ये बन जाएगा, थर्ड पार्ट बन जाएगा क्या कि सोलर कुकर में। अब आप लोगों का ये चौथा पार्ट बन जाएगा। ये चौथा पार्ट क्या हो जाएगा, सर्च लाइट गाड़ियों के अग्रदीपों में। इतना ही उपयोग लिखना है, अब इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे उपयोग हैं लेकिन इतना आप लोगों के लिए जो है काफ़ी है। अब आइए हम दूसरा देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ये तो अवतल हो गया, अब देखें किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग। आइए यहीं पर हम कर दे रहे हैं, इस अवतल को हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, उत्तल। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पर यूज ऑफ कॉन्केव मिरर हो गया, बस उत्तल लगा दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन तो लगा ही दिए हैं, बस ये हम इस एक केव को हटाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, वेक्स जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मैंने क्या परिवर्तन किया, सेम टू वही था मगर मैंने केवल वेक्स लगा दिया, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। तो आइए हम इसका यूज हम पढ़ेंगे। देखिए इसका उपयोग तो क्या, पहला उपयोग होगा सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट, सड़क या गली में किसके रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में, वो भी परावर्तक के रूप में। किसके, स्ट्रीट लाइट परावर्तक के रूप में कर लीजिएगा। ठीक है, परावर्तक के रूप में। ठीक है, आप लोगों को शायद ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, हम समझाएंगे कैसे सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है यूज, दूसरा यूज देखिए, अब मोटर कार, बस, ट्रक, etc किसके रूप में, साइड मिरर, के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बतलाया कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट परावर्तक के रूप में। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट परावर्तक के रूप में। तो आप लोग तो हर चीज़ से परिचित हैं मगर उसके बारे में जानते नहीं हैं। बट यहाँ पर जो है आप लोगों को गली में आप लोगों को गवर्नमेंट ने बहुत सारे व्यवस्था दिया है, लाइट का यूज़ किया गया है। तो वो लाइट क्या है, आप लोग उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीट लाइट बोलेंगे। कुछ जो होता है CFL बल्ब की तरफ जलता है, वाइट कलर का,
कुछ ऐसे मतलब कि बल्ब होते हैं जो येलो कलर के जलते हैं, यानी कि हल्का क्या होता है, पीलापन टाइप का होता है, पूरा पीलापन हो जाता है। जैसे आप लोगों का सिंपल बल्ब जो यूज अमेरिका के एडिसन ने किया था, वैसे बल्ब का मैंने बात कर रहा हूँ कि वो बल्ब क्या है, वो बल्ब को जो है हम लोग बहुत अधिकांश शहरों में यूज करते हैं। कहाँ पर, गली में, रोड पर करते हैं। तो वो जो होता है उसका यूज कहाँ पर होता है, स्ट्रीट लाइट, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। इसी पर देखिए, ये स्ट्रीट लाइट जो होता है इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट इसका हिंदी वर्ड जो होगा परावर्तक, परावर्तक हो गया। परावर्तक का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि परावर्तक जो होगा क्या होगा, इस तरह जो एक तरफ से क्या होगा, रंजित होगा, वो क्या हो गया, मेरा परावर्तक सतह हो गया। अब स्ट्रीट लाइट मतलब कि सीधा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से क्या होता है, स्ट्रीट बनता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं मोटर कार, बस, ट्रक, ETC साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर देखिए, ये भी जो है आप लोगों का बहुत ही इंग्लिश वर्ड इसमें यूज कर रहा है, साइड मिरर। साइड का मतलब होता है किनारा और मिरर का मतलब होता है दर्पण। देखिए ये किनारा दर्पण, ये किनारा दर्पण अगर हम लिखेंगे तो क्या सूट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखने में, पढ़ने में भी क्या होगा, बहुत ही बैड लगेगा। लेकिन हमारे किताब में भी यही दिया गया है और पढ़ने में भी हमको भी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को भी लिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस किनारा दर्पण में इस मोटर कार, बस, ट्रक, ETC साइड मिरर के रूप में करते हैं। यानी कि उसके किनारे पर क्या होता है, कहीं भी आप लोग बस यात्रा ट्रेवल करते होंगे, बस में, कार में, मोटर साइकिल में, तो उसके किनारे पर एक आईना लगा रहता है, ठीक है। तो आईना होता है, उस आईना में क्या करता है, देखता है कहाँ पर पीछे की जितनी सारी गाड़ियाँ रहती हैं उस गाड़ी को क्या करता है, वो देखता है। किस में देखता है, क्या उसको पीछे से दिखाई दे रहा है गाड़ी आ रही है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करता है, उस आईने में वो आईना लगा रहता है, किस रूप में, साइड मिरर, यानी कि किनारे में लगा रहता है। उसमें क्या करता है, दूर की वस्तुओं को उसी आईना में देख लेता है। आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक छोटा सा आईना, एक छोटा सा आईना में क्या कर लेता है, वो आगे पर्सन, ड्राइवर जो होता है, चालक जो होता है, देख लेता है। कैसे देख लेता है, तो वहाँ पर यूज होता है। ये भी बहुत ही बड़ी दुर्घटना से क्या करता है, बचाता है। कौन सा, उत्तल दर्पण, जो साइड मिरर के रूप में लगा रहता है बस, ट्रक में। तो ये हो गया आप लोगों का मोटर कार, बस, ट्रक, ETC साइड मिरर के रूप में। और इसका यूज कहाँ पर होता है, उत्तल दर्पण में होता है। तो आप लोगों ने दोनों के बारे में देख लिया, उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। आप लोग कभी इसको नहीं भूल पाइएगा, बस आप लोग इसके बारे में जानिएगा तब, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जो 2019 में नहीं दिया था, 18 में नहीं दिया था, 17 में दिया था, 16 को छोड़कर 15 में दिया था, 14 में दिया था, यानी कि लगातार रिपीट कर रहा है। हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे, ठीक है। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या कि समतल, उत्तल एवं अवतल की पहचान। समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण की पहचान, ठीक है। देखिए समतल, उत्तल एवं अवतल की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, टाइम की जो बचत करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं हम इसकी पहचान जो है कैसे करेंगे। और समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण की पहचान कैसे, स्पर्श कर या बिना स्पर्श का, विदाउट टचिंग, डोंट टचिंग, ठीक है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि स्पर्श के रूप में, कैसे, स्पर्श करके, स्पर्श करके, ठीक है, यानी कि डन टचिंग, नहीं, स्पर्श करके
टचिंग, ठीक है। करके कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा दर्पण कैसा है, कौन सा समतल है, कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो इसको जो है आप लोगों को कोई ज़्यादा आप लोगों को डिफिनेशन नहीं मिलेगा, बस 2 वर्ड या 2 या 3 4 वर्ड होगा, 4 से 5 वर्ड होगा, लेकिन 6 वर्ड नहीं होगा। आइए देखते हैं, बस आप लोग स्पष्ट करके देखिए। जिसको छूने पर, जिसको छूने पर क्या हो, समतल, जिसके छूने पर सतह क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसको छूने पर क्या हो, सतह, यानी कि जिस सतह को छूने पर क्या हो, समतल हो, तो उसे क्या कहते हैं, समतल। और जिस सतह को, बस यहीं पर हम कर दे रहे हैं, जिस सतह को छूने पर क्या हो, धांसा महसूस हो, धांसी होती है, जिस सतह को छूने पर धांसी महसूस होती है, महसूस होती है, उसे क्या कहते हैं, अवतल, ठीक है। अब बस यहीं पर होगा क्या, जिस सतह को छूने पर, बस स्पर्श करने पर रहे हैं, छूने पर क्या हो, उठा महसूस होता है, उठी हुई महसूस होता है, ठीक है, महसूस होता है, क्या होगा, अवतल होगा, क्या होगा, अवतल। देखिए, जिसको छूने पर सतह क्या हो, परावर्तक सतह उसकी समतल हो, क्या होगा, समतल। जिसको उभरा हुआ होता है, यानी कि उभरा हुआ, उठा हुआ, उत्तल, जो धांसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। आइए, ये तो स्पर्श हो गया, और बिना स्पर्श किए कैसे हम जानेंगे, बिना स्पर्श किए, ठीक है। बिना स्पर्श का हम कैसे जानेंगे, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण की पहचान जो है कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम बहुत ही सरल तरीका से देखेंगे। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, देखिए, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा तथा आकार, देखिए, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, आकार में सीधा तथा वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा, कैसा होगा, समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, ठीक है। तो यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु के बराबर हो और बड़ा दिखाई दे, तो क्या होगा, समतल होगा। दूसरा ये देखते हैं, समतल तो हो गया, दूसरा है यदि वस्तु के दर्पण के सामने रखने पर, दूसरा देखिए,
यदि वस्तु के दर्पण के यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यदि वस्तु को दर्पण में रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने तो देखिए, यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने तो क्या होगा? अवतल अवतल होगा। ठीक है, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण। थर्ड कंडीशन क्या होगा? यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा तथा आकार में छोटा क्या बने? प्रतिबिंब बने तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण। बस इतना ही देखना है आप लोगों को। इससे जो है ये आप लोगों का है क्या, PVI किसके लिए? 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हो सकता है, ये तो मैं कोई तो भविष्यवाणी करता नहीं हूँ कि मैं भविष्य में जो है कर दूँ कि नहीं ये आने ही वाला है, मैं तो गारंटी लेता नहीं हूँ। बस क्या होता है कि अनुमान लगाया जाता है कि इस बार नहीं आया है, हो सकता है, मे बी संभावना व्यक्त किया गया है कि बादल छाया हुआ है, तो बादल जब छाया रहता है तो संभावना व्यक्त हो सकता है कि आज बारिश होगा नहीं होगा तो डिपेंड अलग की बात है, लेकिन एक संभावना व्यक्त किया जाता है। मनुष्य क्या करता है? संभावना व्यक्त करता है। उसी प्रकार मैंने संभावना व्यक्त किया है कि हो सकता है जो आज जो मैं जितने सारे वीडियो हैं सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि उत्तल और अवतल और समतल दर्पण की पहचान कैसी होती है। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि जिसको छूने पर, देखिए, जिसको छूने पर क्या होता है, एक स्पर्श करके बताना होता है और बिना स्पर्श का बताना होता है कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है और कौन समतल है। तो स्पर्श कर बताना है या बिना स्पर्श कर। तो अगर स्पर्श कर बताएंगे तो हम किसी को अगर टच करेंगे तो देखेंगे क्या हुआ? समतल होगा। जब समतल होगा तो समझ जाएंगे क्या है? समतल दर्पण है। अगर देखेंगे उसकी एक परावर्तक सतह क्या होता है? धांसा रहता है। जब धांसा होता है इसी तरह समझ जाएंगे कि अवतल होगा। और जब देखेंगे टच कर क्या होगा? जब उठा होगा, उभरा हुआ होगा तो क्या होगा? उत्तल होगा। अब आइए स्पर्श कर बिना स्पर्श के बताएंगे। अगर मान लीजिए कोई दर्पण यहाँ पर रहेगा और कोई वस्तु को ले जाएं, यदि कोई वस्तु को रखने पर क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? उसका प्रतिबिंब यदि वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा नहीं काल्पनिक उल्टा बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा? समतल दर्पण। यदि वस्तु को दर्पण के सामने ले गए, यदि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा, अगर और क्या होगा? आभासी होगा तो क्या होगा? उत्तल होगा। अगर प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा? आभासी होगा और प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा ये समतल, उत्तल, अवतल दर्पण की पहचान।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है मेरा, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो पहले साथ जल्दी से इसको टाइप कर लीजिए, ठीक है, जल्दी सुधारो। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, आवर्धन। ये भी जो है आप लोग का न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, आवर्धन। आवर्धन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। ये आवर्धन का डिफिनेशन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसका होगा क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, आप लोग जानते ही समझ ही गए होंगे। इसे m से सूचित करते हैं, ठीक है। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h1 और वस्तु के ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h1 और h2 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि m इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे m इक्वल टू h1/h2। ये आप लोगों का ये व्यंजक हो गया। ये क्या होगा, आप लोगों को बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। मैंने जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए बताऊंगा बहुत ही इजी तरीका में, तो उसमें क्या आएगा, काम आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, m इक्वल टू h1/h2। ये h1 क्या होता है, ये h1 जो है ऊंचाई है, किसका, h1 जो है आप लोगों का प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आइए हम यहीं पर डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है इसको हम कैसे, किस चीज़ से डिनोट करेंगे, h1 से डिनोट करेंगे। और ये जो वस्तु की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, इसे किस चीज़ से डिनोट करेंगे, h2 से डिनोट करेंगे। देख रहे हैं, ये h1 और ये h2। h1 और h2 क्या है, h1 जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अनुपात तो आप लोग सब लोग जानते हैं, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यदि आवर्धन, अब एक जो है आप लोग नोट में रख लीजिए, हो सकता है आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आप लोगों के हेल्प करे। आवर्धन की नोट में क्या होगा, यदि आवर्धन, यदि आवर्धन धनात्मक, क्या हो, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। और जब काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा, ठीक है। ये आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। लीजिए ये भी हम पूर्ण रूप से कर दे रहे हैं, सीधा होगा, ठीक है। अब देखिए, यदि आवर्धन, यदि आवर्धन
क्या होगा, निगेटिव, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव। अब आप लोग अनुमान इसी से लगा लीजिए, जब ये आवर्धन धनात्मक होगा तो काल्पनिक और क्या होगा, सीधा होगा, और जब ऋणात्मक होगा तो इसी तरफ क्या होगा, ये वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और जब वास्तविक होगा तो डायरेक्ट प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का ये नोट है, इसको जो है हमेशा याद रखिएगा। अगर आवर्धन अगर एम में आ जाए तो अगर पूछे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, अगर ऋणात्मक होगा तो क्या बनेगा, वास्तविक, और उल्टा बनेगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक जो है इस पर जो है आप लोगों को बताते चलूँ कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है। प्रतिबिंब को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हम यू से डिनोट करते हैं। किससे, यू से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब हम किससे डिनोट करते हैं, यू नहीं बल्कि भी से डिनोट करते हैं। और ये वस्तु की ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, यानी कि ये भी जो होता है क्या है, प्रतिबिंब है। भी क्या है मेरा, प्रतिबिंब है। ठीक है, और ये यू क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, तो इसमें आप लोग एक और जोड़ लीजिए, क्या, इस एंगल में आप लोगों ने क्या किया, इस एंगल में इसको कर लीजिएगा कि m = h1/h2। h1 क्या होता है, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं, भी से, और वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, यू से। आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, हम आगे बताएंगे जस्ट। तो ये आप लोगों का आवर्धन मैग्निफिकेशन की जो है पूरी डिटेल्स इसी में रख दिए हैं। अब इससे जो है बाहर नहीं होगा, 10th क्लास का लेवल इतना ही है। अगर आप लोग हाई लेवल जाएंगे तब आपको आवर्धन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। बस 10th लेवल का बस इतना ही जानिए, ज़्यादा विशेष नॉलेज लेना होगा तो आप लोग ISC आगे बढ़िए, तब देखिए। बस एग्जाम की दृष्टि से ही मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ, तो ये दिक्कत, यानी कि देखिए मेरे जो है एक स्टूडेंट्स बोल रहा है कि ये हमको अभी तक मालूम नहीं चला कि काल्पनिक और ये वास्तविक में अंतर क्या हो रहा है। आभासी और ये वास्तविक में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, आइए आपको जो है उस पिछले चैप्टर, पिछले वीडियो में देखे होंगे तो समझाए हैं उसमें, बट इसमें देखिए, आइए एक बार और इसको हम चर्चा कर दे रहे हैं। आप लोग भी अगर कंफ्यूज हो तो इसको बहुत ही सेटिंग में बताएंगे कि आभासी और काल्पनिक में क्या अंतर होता है, आभासी, काल्पनिक और वास्तविक में क्या अंतर है। बहुत ही कम समय में बताएंगे, इसलिए कि और लेवल लेकर चलना है। जब बोल रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। देखिए, आइए बहुत ही फास्ट में चलेंगे, फास्ट मोशन में चलेंगे। देखिए यहीं पर हम बता दे रहे हैं। ये आभासी कन्फ्यूजन है ना, चलिए आइए देखते हैं कन्फ्यूजन को कैसे दूर करते हैं हम। ये क्या होता है, आभासी। बस हम आप लोग को एक फिगर बतलाएंगे। ठीक है, ये फिगर क्या होगा, मान लीजिए देखिए, कोई बात नहीं, बहुत से लोगों को समझ में आ ही गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सबका माइंड एक किस्म का नहीं होता है। तो आइए देखिए, ये जो होगा, ये क्या होगा, ये मान लीजिए आपका ये अवतल, सॉरी ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, मेरा समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण जो है, अभी तो मैंने एक लाइन खींचा है, अभी दर्पण किस एंगल में आएगा, किसी एंगल में दर्पण है नहीं। तो दर्पण बनाने के लिए मैंने इस पर एक परत चढ़ा दिया। परत किसका होना चाहिए, परत जो होना चाहिए चांदी की परत होना चाहिए। ठीक है, मैंने पेंट कर दिया। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने प्रकाश, यहाँ पर मैंने कोई प्रकाश किया। यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य की प्रकाश किरण हो जाए, यहाँ पर इस तरह भी होगा। अगर मान लीजिए आईना है, यहाँ पर मैंने कोई एक बालक ही बना दिया। लीजिए आप ही लोगों का, ठीक है, सॉरी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल। ये क्या हो गया, ये बालक हो गया। देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब जो है इस तरह बन रहा है, मगर दिख रहा है इस तरह। ठीक है, सामने ही दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब इसके सामने, मगर इस तरह नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है,
आइए हम इसको एक और तरफ से बता दे रहे हैं। देखिए ये जो क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, इधर देख रहा है, प्रतिबिंब देख रहा है, ठीक है। फिगर पर मत जाइए, ठीक है, जो भी होगा फिगर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह दिख रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो है ये आईना है, समतल दर्पण है। हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार ये भी बेचारा जो है इस आईना में चेहरा देख रहा है, मगर इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन रहा है, इसके सामने बन रहा है। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक आभास किया, कल्पना किया कि हो सकता है कि मेरा प्रतिबिंब जो है इस दर्पण के पीछे भी बने। अगर मान लीजिए यही अगर देखिए देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर दिख रहा है, मगर ये क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि हो सकता है मेरा प्रतिबिंब क्या है, इधर बने। तो ये वाला क्या हो गया, ये जो बन रहा है वास्तविक बन रहा है। ये क्या बन रहा है, वास्तविक। ये वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल। ये रियली में बन रहा है, यानी कि जो है सो है, ठीक है, जो है सो है। लेकिन ये कल्पना कर रहा है क्या, कि हो सकता है मेरा प्रतिबिंब पीछे भी बने। ये क्या कर रहा है, एक कल्पना कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, ठीक है। ये कल्पना कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, आभासी। आभासी, ठीक है। आभासी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और वास्तविक को हम क्या बोलते हैं, उल्टा। क्या बोलते हैं, उल्टा। वास्तविक का मतलब होता है रियली, ठीक है। जब रियल होगा यानी कि उल्टा बनेगा। जब आभासी होगा यानी कि सीधा बनेगा। ओरिजिनलिटी इसमें नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये केवल साइड ऑफ कर रहा है, छवि दिखा रहा है, अपना एक आभास कर रहा है, आभास प्रकट कर रहा है। मैंने आभास किया कि नहीं वहाँ पर भूत है, घोस्ट है, ठीक है। तो आइए, ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा इस फिगर के माध्यम से वास्तविक और काल्पनिक में क्या होता है, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो है वीडियो कर रहे हैं, और जो मेरा वीडियो होगा इसमें क्या होगा, ये देखिए आप लोगों को इस 10th लेवल में आप लोगों का F = R/2, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होगा आपका दूसरा होगा 1/v + 1/, ये क्या होगा। और तीसरा होगा m = H2। ये तीन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो समझिए कि आप लोग बिल्कुल आप लोगों की बहुत ही बेनिफिट हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा चिन्ह परिपाटी। क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी। तो मैंने एक आइडिया लगाया है कि इसको क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। और इसको आप लोग जानते हैं आवर्धन होता है। और ये तो फोकस क्या होती है, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या क्या होती है, आदि होती है। तो ये जो होता है आप लोगों का 5 मार्क्स का जो है आने वाला है। ये 5 मार्क्स जो है ये क्या है, मेरा एक व्यंजक है। इसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। ये व्यंजक आप लोगों को 5 मार्क्स का आएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए जो है एक, और ये दर्पण सूत्र जो है कहाँ पर पूछता है, देखिए दर्पण सूत्र जो होता है CBSE लेवल का है। कौन सा लेवल है, CBSE। लेकिन बिहार बोर्ड जो है इस लेवल को, दर्पण सूत्र को न्यूमेरिकल में तो काम लाएगा, लेकिन इसको व्यंजक को सिद्ध करने के लिए एग्जाम हॉल में नहीं पूछता है, ठीक है। तो हम बस आप लोगों को बहुत बार जो है पूछा है F = R/2 के बारे में, मतलब देखे होंगे बहुत बार पूछा है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल 5 मार्क्स आता है, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ साथ ये M =
H1/H2 ये भी एक व्यंजक है। हो सकता है कि इस बार ये दे दे, तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको दोनों को जो है दोनों को हम प्रूफ कर आप लोगों को एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें ये दोनों को बहुत ही संक्षिप्त भाषा में हम इसको करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, मगर बात अब करते हैं इस 1/v + 1y = 1/f का, यानी कि दर्पण सूत्र का। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग की मर्जी, हम तो करवा देंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि अधिकांश फोकस जो है इसी पर होता है। कि दर्पण सूत्र जो होता है बहुत कम पूछ रहा है। 2009 से लेकर 2020 तक की एग्ज़ाम जो बोर्ड का हो रहा है, उसमें आप लोग देखिएगा दर्पण सूत्र का व्यंजक जो है अभी तक ने पूछा नहीं है। वहीं अगर CBSE बोर्ड उठाकर देखिएगा तो पूछता रहता है। तो मेरा अनुमान है कि ये NCERT लेवल का सॉरी, ये जो CBSE लेवल वालों के लिए है। बिहार बोर्ड जो है इतनी जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है। हम आप लोगों के लिए जो है ये दोनों जो है सिद्ध करवाएंगे अगले वीडियो में, आप लोग देखिएगा। अब बहुत ही सरल तरीका में सिद्ध करवाएंगे, और कैसे करना है, कैसे इसको एग्जाम हॉल में कर आना है, कैसे लिखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे प्रूफ करना है, ये सब अगले वीडियो में बतलाएंगे। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। बस धन्यवाद।